बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हम शॉर्टकट लेने निकले थे। रात के 1 बजे एक सुनसान नए फ्लाईओवर पर, जहां पापा ने आने से मना किया था। रास्ते में अजीब सन्नाटा, घने पेड़ और एक बुढ़ी औरत की झलक जो सिर्फ स्वराज को दिखाई दी। फिर अचानक रोड पर एक बड़ा पत्थर और हमारी कार ने 3-4 पलटियां खा ली। एक्सीडेंट के बाद स्वराज बेजान हो गया। डॉक्टर होने के बावजूद कल्पेश उसे नहीं बचा सका। नेटवर्क गायब था, मदद का कोई जरिया नहीं। और सबसे डरावनी बात, जिस पत्थर की वजह से एक्सीडेंट हुआ वो रोड से गायब हो चुका था। अब सवाल सिर्फ इतना है, ये एक हादसा था या किसी अनजानी ताकत का शिकार हो चुके हैं हम। अब आगे। मुकुंद की नजर रोड पर पड़ी, जहां थोड़ी देर पहले एक बड़ा सा पत्थर था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। इस टेंशन भरी सिचुएशन में भी मुकुंद का ध्यान उस पत्थर पर गया, और यह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। ये रास्ता हाल ही में फ्लाईओवर बनने के बाद खुला था, और आए दिन रात के भयानक हादसों की खबरें सुनने मिलती थी। पत्थर गायब देखकर कल्पेश बोला, भाइयों, यहां कुछ तो गड़बड़ है, चलो जल्दी गाड़ी निकालते हैं। सौभाग्य यह था कि कार पलटने के बाद भी सीधी खड़ी थी। हम सब भागकर कार के पास गए और तुरंत अंदर बैठ गए। तीर्थ ने चाबी घुमाई, खर खर की आवाज के साथ गाड़ी बंद हो गई। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन कार सिर्फ खर खर करती और फिर चुप हो जाती। मैंने बाहर उतरकर देखा तो रेडिएटर फट चुका था। गाड़ी के कुछ पुर्जे नीचे लटक रहे थे, और बार बार स्टार्टर मारने की वजह से बैटरी भी डाउन हो चुकी थी, जिसके वजह से अब हेडलाइट्स भी बंद पड़ चुके थे और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। हम कार के अंदर ही बैठे थर थर कांप रहे थे। शीशे पूरी तरह चढ़ा रखे थे, फिर भी ठंड हद से ज्यादा लग रही थी। तब अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी, इतनी जोर से कि गाड़ी हिलने लगी। हवा की रफ्तार और बढ़ गई। आसपास की मिट्टी, छोटे मोटे सामान, यहां तक कि लोहे के पतरे भी हवा में उड़ने लगे। और तभी धाम, एक बड़ा आयरन शीट कार से आ टकराया, और उस झटके से कार ही पलट गई। मजबूरी में हमें वहां से बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही हम बाहर आए, हवा अचानक एकदम से थम गई। सब कुछ शांत हो गया। हम संभलते उससे पहले ही कार के अंदर से एक हाथ निकला और मुकुंद का एक पैर पकड़ लिया। हम तीनों बुरी तरह घबरा गए, और मुकुंद का हाथ पकड़कर हम उसे खींचने लगे। तब मुझे लगा ये स्वराज होगा। मैं झुककर बोला, अबे स्वराज, क्या कर रहा है? क्यों डरा रहा है? लेकिन बोलते बोलते जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर गई, मैं हक्का बक्का रह गया। वो स्वराज नहीं था। स्वराज तो कार के अंदर ही पड़ा था, और उसका एक हाथ अलग हो चुका था, और उसके गाल की चमड़ी उखड़ चुकी थी। और जो सामने खड़ा था, जिसने मुकुंद का पैर पकड़ा था, वो कुछ चबा रहा था। ध्यान गया तो देखा वो एक उंगली थी। उसी पल मुझे समझ आ गया, ये कोई जानवर नहीं, ये एक नरभक्षी था जो इंसानों को खाता है। हमने पूरी ताकत लगाकर मुकुंद को खींच लिया, और हम चारों अपनी ही ताकत के झटके से पीछे गिर गए। वो हाथ वापस कार के अंदर चला गया। हमने थोड़ी चैन की सांस ली। तुरंत मुकुंद बोला, चलो यहां से भागते हैं। वो भागने ही वाला था, पर अचानक से लड़खड़ा कर गिर गया। उस दानव ने उसका पैर पकड़ लिया था, जो घुटने तक उखड़ चुका था। डर की वजह से मुकुंद को पहले पता भी नहीं चला। तब जब उसे एहसास हुआ, तब इतना भयानक दर्द उठा कि उसकी चीख निकल गई। हमने उसके दोनों हाथ अपने कंधों पर डाले और उसे उठाकर चलने लगे। स्पीड कम थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। हम सब के फोन्स में नेटवर्क नहीं था। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। हम सिर्फ लड़खड़ाते हुए चल सकते थे, और कुछ नहीं। काफी देर चलने के बाद मुकुंद बोला, बस अब बहुत हो गया, इससे आगे मैं नहीं चल पाऊंगा। उसका पैर कट चुका था और बहुत खून बह गया था। हम एक जगह रुक गए। कल्पेश ने अपनी जैकेट उतारी और मुकुंद के पैर पर बांध दी।
मुकुंद दर्द से कर रहा था। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। तब तीर्थ को चबाने की आवाज सुनाई दी। उसने मोबाइल टॉर्च ऑन की। जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे पड़ी, हम सब का ध्यान उधर चला गया और जो मंजर दिखा उससे देखकर हमारे पैरों तले जमीन हिल गई। हम इस वक्त बिल्कुल वहीं खड़े थे जहां से हमने भागना शुरू किया था। फिर से हम अपनी ही गाड़ी के पास आ गए थे। हैरानी की बात यह थी, हमने कोई टर्न नहीं लिया था, बस सीधे ही चलते जा रहे थे। वो चबाने की आवाज उसी नरभक्षी की थी। उसने स्वराज की बॉडी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। सिर्फ कुछ हड्डियां बची थी। जैसे ही उसकी नजर हम पर पड़ी, उसने तुरंत हम पर झपट्टा मारा और इस बार सीधा मुकुंद को पकड़ लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हमें समझने का मौका नहीं मिला। मुकुंद चिल्लाता रहा, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। लेकिन हम तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस नरभक्षी का रूप देखकर हमारा दिल दहल चुका था। 2 लंबे सींग, बड़े नुकीले दांत, लाल चमकती आंखें, सड़ा गला हुआ शरीर, एक लंबी कांटेदार पूंछ, और जब उसने जीभ निकाली तो वो उसकी नाभि तक पहुंच रही थी। ऐसे में कौन उसके पास जा सकता था? मजबूरी में हमें अपने ही दोस्त को मरते हुए देखना पड़ रहा था। तब तीर्थ बोला, मुकुंद को नहीं बचा पाए, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी चलो। मुकुंद चीखता रहा, बचाओ मुझे, मुझे छोड़कर मत जाओ। और हम बिना पीछे देखे भाग पड़े। भागते हुए मुकुंद की आवाज अचानक बंद हो गई। मैंने पलट कर देखा, उस दानन ने मुकुंद का गला अपने दोनों दांतों में दबाकर उखाड़ दिया था। वो नजारा मेरी रूह तक को हिला गया। गला सूख चुका था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखें चाहकर भी बंद नहीं हो रही थी। डर के मारे हमने अपनी रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन जो आगे हुआ वो हमारी सोच से भी परे था। उस नरभक्षी ने एक लंबी छलांग मारी और सीधा तीर्थ पर टूट पड़ा। उस पल मुझे समझ आ गया, यही अंत है। इससे आगे बचना नामुमकिन है। मेरे ही बगल से उस दानव ने तीर्थ को इतनी तेजी से खींच लिया कि मैं कुछ करने का मौका तक नहीं पाया। पल भर में ही उसने तीर्थ को जमीन पर धर दबोचा। तीर्थ की चीखों की आवाज कान फाड़ रही थी, लेकिन अब हमें मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। और फिर सिर्फ एक झटके में उस दानव ने तीर्थ का सीना चीर दिया और उसी पर तीर्थ ने दम तोड़ दिया। कल्पेश ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे खींचता हुआ भागने लगा। हम दोनों भागते जा रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब हम सिर्फ 2 ही बचे थे और डर इतना था कि शरीर थक चुका था, लेकिन पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम भागते जा रहे थे, तब अचानक हमें एक बूढ़ी औरत दिखी। हम दोनों दौड़ते हुए सीधे उसके पास गए। माँ जी प्लीज हमें बचा लो, वरना वो हमें मारकर खा जाएगा। बूढ़ी औरत ने बिना डरे शांत आवाज में कहा, मौत तो अटल है बेटा, सबको एक ना एक दिन आनी ही है। डरो मत, अंदर आओ, घर में बैठो, कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा आता ही होगा। ये सुनकर मेरी और कल्पेश के अंदर जैसे जान वापस आ गई। हम दोनों ने राहत की सांस ली। घर के अंदर गए, थोड़ा बैठ गए। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैंने पानी मांगा। बूढ़ी औरत हम दोनों के लिए एक एक गिलास पानी ले आई। हम अब भी कांप रहे थे, और क्यों ना कांपते। जो हमने देखा था, जो हमने सहा था, वो कोई आम बात नहीं थी। बूढ़ी दादी ने हमें शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरा बेटा आ रहा है, वो सब ठीक कर देगा। हमें थोड़ी और तसल्ली मिली। हम तीनों चुपचाप बैठे थे। तब कल्पेश ने पूछा, दादी आपको रात में नींद नहीं आती, और आप अकेली बाहर क्या कर रही थी? बाहर कितना खतरा है। दादी बोली, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं, अब नींद भी कम ही आती है, बस अपने बेटे का इंतजार करती रहती हूं, वो आ जाए तो सुकून मिलता है। ये सुनकर हम चुप हो गए, और मुझे याद आया स्वराज ने भी दादी को देखा था। तब कल्पेश बोला, मुझे वॉशरूम जाना है। दादी बोली, बेटा वॉशरूम बंद है, बाहर जा सकते हो। कल्पेश ने कहा, नहीं रहने दीजिए। तब दादी बोली, अरे बेटा
चलो मैं साथ चलती हूँ। और दादी और कल्पेश दोनों बाहर चले गए। मैं थका हुआ था, सर भारी लग रहा था, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, इसलिए मैं सोफा पर ही लेटने वाला था। तब अचानक बाहर से कल्पेश की चीख सुनाई दी, वीर बचा मुझे, ये दादी और दानव मिले हुए हैं, प्लीज बचा मुझे। इतना कहकर वो रोड के उस पार भाग गया। मैं भी उठकर भागने ही वाला था, लेकिन मुझे जोर का चक्कर आया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब आंख खुली, मैं हॉस्पिटल में था। मेरे मुंह से पहला नाम निकला, कल्पेश। कल्पेश कहाँ है? ये सुनते ही माँ, पापा, चाची, चाचा सब आ गए। डॉक्टर भी वहीं खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, बेटा तुम 3 हफ्तों से कोमा में थे। तुम रेलवे ट्रैक के फ्लाईओवर के पिलर के पास पड़े मिले थे। मैंने पूछा, मेरे दोस्त कहाँ हैं? डॉक्टर का चेहरा बदल गया और कांपती आवाज में बोले, बेटा उनकी लाशें मिली हैं। और सबसे दुख की बात, सब लाशें टुकड़ों में मिली। किसी का सर गायब, किसी के पैर, किसी के हाथ, और एक की आधी बॉडी, बाकी सिर्फ हड्डियां। देखकर लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर आदमखोर बन गया हो और बहुत भूखा हो। यह सुनकर मैं दोबारा बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया, मां रो रही थी, पापा चुपचाप बैठे थे। तब पुलिस आई मेरा स्टेटमेंट लेने। मैंने एक एक बात बताई। डॉक्टर ने पुलिस को रोककर कहा, देखिए सर, फिलहाल पेशेंट की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जब ये ठीक हो जाए तब आइएगा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा, मैं सच कह रहा हूं, सब कुछ सच है। पर वहां मौजूद सब लोगों ने मुझे रोक दिया और चुप रहने को कहा। पुलिस चली गई और उसके बाद मम्मी पापा ने मुझे समझाया, बेटा किसी के सामने मुंह मत खोलना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा और किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद मुझे वहां हो रहे हादसों के बारे में एक कहानी सुनने को मिली। जहां मैं बेहोश मिला था, उसी पिलर के पास पहले एक छोटा सा घर हुआ करता था। उस घर में एक बूढ़ी दादी और उनका बेटा रहता था। जब फ्लाईओवर बनने का समय आया तो उनके घर की जगह पर पिलर लगने वाला था और उन्हें घर छोड़ना था। बदले में उन्हें पैसे मिलने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जो रकम बताई गई थी उसका आधा भी उन्हें नहीं मिला। उन्होंने पैसे वापस कर दिए और घर छोड़ने से मना कर दिया। फिर सरकारी प्रेशर बढ़ने लगा और जिन लोगों ने उनके पैसे खाए थे, उन सब ने मिलकर एक गंदा सा प्लान बनाया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देकर मां बेटे को मरवा दिया, लेकिन दुनिया को यह बताया गया कि वो पैसे लेकर शहर छोड़कर चले गए। ब्रज का उद्घाटन हुआ और सिर्फ 2 दिन बाद कॉन्ट्रैक्टर की रहस्यमयी मौत हो गई। और उस प्रोजेक्ट में स्वराज, मुकुंद और तीर्थ शामिल थे, इसलिए वो तीनों मारे गए। मतलब जो भी उस जुर्म में जुड़ा था, सबको मार दिया गया। और मैं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया। ये थी मेरी कहानी। इसलिए जब भी वो लाल बक्सा देखता हूं, मेरी पुरानी यादें जख्म बनकर उभर आती हैं। आज भी वो चीजें संभाल कर रखी हैं, क्योंकि गिफ्ट्स अनमोल होते हैं। और ये लाल बक्सा मुझे पुलिस ने लाकर दिया था, क्योंकि इस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। ये सब सुनकर मेरी पत्नी निशा ने धीरे से पूछा, सब ठीक है, लेकिन कल्पेश को क्यों मारा? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता। तब मम्मी वहां आ गई और उन्होंने गुस्से भरी आवाज में कहा, वो भी शामिल था बेटा उस कांड में। कॉन्ट्रैक्टर ने गुंडे भेजे थे मां बेटे को मरने के लिए। गुंडों ने उन्हें इतना मारा कि वो दोनों अधमरे हो गए और मर जाएंगे समझकर वहीं छोड़कर चले गए। बेचारा बेटा अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसी हालत में अपनी मां को उठाया और सीधा कल्पेश के पास मदद मांगने गया। और तुम्हारे प्यारे दोस्त ने स्वराज के कहने पर दोनों को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया, इसलिए कल्पेश भी मारा। ये सब बताते हुए मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा थी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मुझे शर्म आती है कि मेरे दोस्त ऐसे निकले। भगवान करे उस मां बेटे की आत्मा को शांति मिले।